हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हेलो एवरीवन। जब आंकड़ों का निरूपण करना होता है तो उनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है और आंकड़ों के प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से जो है तीन विधि, पिक्टोग्राफ हुआ, बार ग्राफ हुआ और पाई ग्राफ। तो इसमें पिक्टोग्राफ जो होता है, इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग एक चित्र या चिन्ह की सहायता से एक पैमाना मान लेते हैं। पैमाना मान करके आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। आंकड़ों को प्रदर्शित करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि आसानी से देख करके उसको समझा जाए। ऐसे चित्रों का या प्रतीकों का हम लोग प्रयोग करें। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण ले लें, फिर उसके बाद देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। जैसे एक सप्ताह में किसी दुकान पर विक्रय हुए कुछ सामान, जैसे मान लेते हैं बक्सों का। सोमवार को उसने कितने बक्से बेचा, मंगलवार को कितने बेचा, बुधवार को कितना बेचा। तो उसको हम लोग एक नोट कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको कैसे पिक्टोग्राफ में उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया, उदाहरण लिया कि ये इधर दिन है, इधर बक्सों की संख्या, यानी सोमवार को 15 बक्से बेचे गए, मंगलवार को 35, बुधवार को 25, बृहस्पति को 20, शुक्रवार को 15 और शनिवार को 5, रविवार को मान लेते हैं 10 बक्से बेचे गए। तो अब इन आंकड़ों को, ये जो आंकड़े हैं एक सप्ताह के बेचे गए बक्सों की संख्या को अगर कहीं पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? उसमें एक पैमाना मानते हैं। मान लेते हैं पैमाना हम इस तरह से बना दें, ऐसे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। बराबर 5 बक्से। इसको 5 बक्से बराबर मान लेते हैं। तो देखिए सोमवार को कितने बक्से बेचे गए हैं? 15। 5 को एक फुल बनाया हमने, तो 15 को 3 फुल बनाना होगा, यानी कि ऐसे करके 1 2 3, है ना। इससे ये देखिए, ये कर रहा है 5 बक्से हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सोमवार को 15 बक्से बेचे गए। विक्रय बक्सों की संख्या कितनी है? 15 है। मंगलवार को कितना है? 35। 35 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 7, यानी कि 7 फुल बनेंगे। 1 ठीक है। बुधवार को 25, 25 में इस 5 का भाग दे देंगे 5 बार, तो यहाँ पर 5 फुल बनेंगे। बृहस्पतिवार को 20, 20 में 5 का भाग दे देंगे तो 4 बार, तो 4 फुल बनेंगे। शुक्रवार को 15 है, तो 5 का भाग देंगे 3, यानी कि 3 फुल बनेगा यहाँ पर। ये हो गया। शनिवार को 5 ही बक्से बेचे गए हैं, तो 5 बक्से को हमने 1 फुल माना है, तो यहाँ पर 1 फुल बन जाएगा। रविवार को 10 है, तो 5 से भाग देंगे 2 बार, यानी कि 2 फुल बनेगा। ठीक है। अब इसको कोई भी देख करके ये बता सकता है
कि ये एक फूल बराबर 5 बक्से हैं या 3 फूल हैं यानी 15 बक्से, 1 2 3 4 5 6 7 35 बक्से, 25 बक्से, 20 15 5 10 आसानी से देख करके बताया जा सकता है। पिक्टोग्राफ में एक बार में केवल एक ही प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा सकता है, कई आंकड़ों को एक साथ इसमें प्रदर्शित नहीं किया। ये इसकी एक कमी है कि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन होता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। पिक्टोग्राफ में सारे सवाल, सभी सवाल इसी तरह से किए जाते हैं। आसान है, सिर्फ पैमाना मानने का है कि पैमाना हम इस तरह से माने कि सारे आंकड़े उसके गुणक में आ जाए, यानी कि सभी आंकड़ों में जो हम माने हैं उसका भाग चला जाए। तो ठीक है, इसमें इतना ही। आंकड़ों के प्रदर्शन में हम लोग आज बार ग्राफ, इसके पहले हम लोग पिक्टोग्राफ देख लिए हैं, और पिक्टोग्राफ को देखना है तो आप हमारे पिछली वीडियो में जा सकते हैं या आई बटन में उसका डिटेल दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आंकड़ों का जब प्रदर्शन करना होता है तो हम लोग देखे थे कि 3 विधियों में, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। तो आज हम लोग देखेंगे बार ग्राफ। इसमें हम लोग जो है आंकड़ों का अगर सरलता से तुलना करना होता है या एक ही दृष्टि में हम आंकड़ों को देख करके उसके बारे में पूरी जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं। बार ग्राफ को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण में हमने लिया है कि एमए में अंग्रेजी की परीक्षा का परिणाम निम्नलिखित सारणी में दिए गए प्रतिशत, ये जो दिया हुआ है प्रतिशत में दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी में 30% विद्यार्थी पास हुए हैं, 40% सेकेंड डिवीजन, 20% थर्ड डिवीजन और 10% ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। तो हमने परीक्षा फल की श्रेणी को एक्स अक्ष पर ले लिया है, ये एक्स अक्ष होगा ना, ये मूल बिंदु है, और ये वाई अक्ष होगा। तो वाई अक्ष पर हमने प्रतिशत ले लिया है, एक खाना बराबर 10% के रूप में ले लिया है। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी का 30 है, तो प्रथम श्रेणी को हम इस खाने ग्राफ पे जब खींचेंगे ना तो ये इसकी चौड़ाई, ये 10 खाने का सबका होता है, तो चौड़ाई समान आएगी ग्राफ पर खींचेंगे तो चलिए पहला खींचते हैं प्रथम श्रेणी का 30% है ना, 30% यहाँ तक आया। ठीक है, इसको खींच लेते हैं। ये हो गया 30% फर्स्ट डिवीजन का। सेकेंड डिवीजन के लिए हम चाहे तो यहीं पर खींच सकते हैं, एक यहाँ से लेकर के ये चौड़ाई लेकर के खींच सकते हैं, लेकिन हम अलग बनाएंगे। हम अब दूसरा वाला जो सेकेंड डिवीजन के लिए यहाँ बनाएंगे, थर्ड डिवीजन के लिए हम यहाँ बनाएंगे और अनुत्तीर्ण के लिए यहाँ बनाएंगे। तो सेकेंड डिवीजन कितना 40% है, तो 40% यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक हम इसे खींच देते हैं। ये 40% हो गया सेकेंड डिवीजन, और थर्ड डिवीजन है 20, तो थर्ड डिवीजन को हम यहाँ बना रहे हैं, ये 20 यहाँ आएगा। ये थर्ड डिवीजन का हो गया। एंड लास्ट फेल जो है, जो अनुत्तीर्ण है वो 10% है, तो यहाँ जाएगा 10% इसके सी में, तो 10% यहाँ बना दिया। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा ना कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है, कौन और फेल वाला है। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, प्रथम, ये हो गया प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय,
और ये अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब तुलना करना होगा तो हम यहाँ प्रथम और द्वितीय में तुलना करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं कि जो है सेकेंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न से 10% ज़्यादा, या सेकेंड डिवीज़न से अनुत्तीर्ण में जो अंतर है वो कितने का, ये 40 है और ये 10 है, यानी 30% का डिफरेंस है। तो हम इस चित्र को देख करके आसानी से हम जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और अनुत्तीर्ण में तुलना कर सकते हैं कि कौन कितना है, क्या स्थिति है सबकी। ठीक है, तो ये हो गया बार ग्राफ। इसी तरह से और भी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सबका ड्रा इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही। आंकड़ों के प्रदर्शन की एक और विधि पाई ग्राफ, इसको देखते हैं। पाई ग्राफ में क्या होता है कि अपने सुविधानुसार एक वृत्त खींच देते हैं। इस वृत्त को, जो वृत्त खींचे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वृत्त खींचा है, इस वृत्त को ऐसे त्रिज्य खंडों में, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये इसको ऐसे खींच दिया, यानी कि 2 त्रिज्या और चाप से जो खंड बनता है ये पूरा, इसको त्रिज्य खंड कहेंगे। तो ऐसे त्रिज्य खंडों में विभाजित कर दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती होता है। जिन आंकड़ों को हमको निरूपित करना होता है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसके समानुपाती होता है। तो ऐसे त्रिज्यखंडों का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद त्रिज्यखंडों को बनाना कैसे है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर ये जो त्रिज्यखंड बना है, कुछ कोण होगा तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। अगर कहीं ये कोण यहाँ से बढ़ करके और आगे तक हो जाए, जैसे ये हम ये ले लें, यहाँ पर ऐसे ये कोण जो बना है इस कोण से बड़ा है, तो इसका मतलब कि क्षेत्र भी तो बड़ा हो गया, क्षेत्रफल भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कि बड़ा कोण बड़ा क्षेत्रफल, छोटा कोण छोटा क्षेत्रफल, ऐसा होता है। जब आंकड़ों को प्रदर्शित करना होगा तो हम क्या करेंगे, केंद्र पर बने जो 360 अंश के कोण होंगे, उस 360 अंश को दिए गए आंकड़ों के समानुपाती कोणों में विभाजित कर लिया जाता है। अब केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र क्या होगा, हम इसको देख लेते हैं। लिखेंगे केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र, कोण का सूत्र क्या होगा, बराबर 360 अंश जो केंद्र पर कोण बन रहा है, 360 गुणे संगत बारंबारता और बटे में संपूर्ण बारंबारताओं का योग, यानी बारंबारताओं का योग। अब ये देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कुछ न क्लियर हो रहा हो, लेकिन अभी मैं जब एक एग्जांपल ले लूँगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलिए इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो ये उदाहरण हमने एक लिया है। आगरा जिले की 4 तहसीलों ABCD की जनसंख्या क्रमशः 3.50 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तथा 4 लाख है। इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये सवाल है, ये एक उदाहरण है। तो पहले चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने का मतलब कि ये कैसे कैसे एक टेबल बना लेंगे। इसका टेबल से पता चल जाएगा कि हमको कितने कितने अंश का कोण बनाना है। तो तहसील इधर कर लेंगे ABCD और जनसंख्या लाख में 3.5 लाख, 2.5 और 4। इन सभी जनसंख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0,
5 5 10 हौसला 1 3 2 5 2 7 4 11 1 12 यानी कुल 12 लाख हो गया। ये क्या है? ये बारंबारता है। ये क्या है? ये बारंबारता है और ये बारंबारताओं का योग है। ये बारंबारताओं का क्या है? योग है और ये संगत बारंबारताएं हैं। अब इनका त्रिज्यखंड का कोण निकालना होगा तो क्या करते हैं? फार्मूला है संगत बारंबार 360 अंश, पहले 360 अंश गुणे संगत बारंबारता 3.5 ले लें और बट्टे में संपूर्ण योग 12। तो इसको काटेंगे। इस दूसरा है त्रिज्यखंड का कोण जब निकालेंगे तो यहाँ 360 अंश गुणे संगत बारंबारता 2 और बटे में संपूर्ण योग 12 काट देंगे। 6 6 के 36 कितना अंश निकल गया? 60 अंश। इसके लिए 360 अंश कोण संगत बारंबारता 2.5 बटे में 12। तो इसको जब हल करेंगे और इसके लिए 360 गुणे 4 बटे में 12 काट देंगे 3 यानी 120 डिग्री। ठीक है। अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? सब त्रिज्यखंड के कोण तो पता हो गए। पहले वृत्त खींचेंगे। वृत्त के लिए हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त हो गया, ये केंद्र है। केंद्र पर हमको क्या करना होगा ना, ये 4 आंकड़े हैं। केंद्र पर बने 360 अंश के कोण को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो एक कोण बनाना है तो सबसे पहले हम एक आधार बना लें। आधार बना लेंगे, उसी पर से कोण बनाना है। एक ये हो गया आधार के लिए। और सबसे पहला बना देंगे यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और ये यहाँ से करेंगे तो 90 100 109 यानी कि यहाँ पर इसे से खींच भी देते हैं। सॉरी 105 डिग्री आएगा, 105 डिग्री होगा सॉरी। और ये 75 डिग्री होगा तो ये 75 डिग्री, ये हो जाएगा 105 डिग्री। एक बन गया। इसके बाद कितना है? 60 डिग्री है। तो अब यहाँ से ऐसे कर देंगे 60 डिग्री इधर से गिनेंगे तो यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। अब उसके बाद है 75 डिग्री। तो यहाँ से 75 के लिए बना देंगे 75 का मतलब हो गया यहाँ पर 75 यहाँ, ये ऐसे बना देंगे। ये हो गया। और ये देखेंगे तो 120 बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा ये। तो ये हो गया 120 डिग्री। ये कितना था? 75 था और ये हो जाएगा पूरा 120 डिग्री। ये किसका किसका है ये बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें
ये ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए, ये ब्लैक में है, ये पिंक में है, ये ग्रीन, ये रेड। तो पहले ब्लैक का कर लेते हैं। ब्लैक का हमने ऐसे किया है। ये ऐसे। तो ये हो गया पाई ग्राफ द्वारा दिए गए आंकड़े का निरूपण। अब एक और उदाहरण लेकर के इस तरह से बना बनाया देगा और पूछेगा कि कौन कैसे है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एक अगला उदाहरण है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 360 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाए ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। अब इस चित्र को देख करके बताना है। पहले वाले में क्या था कि हम लोग को ये पाई ग्राफ बनाना था। इस बार पाई ग्राफ बना हुआ है और आंकड़ों को ज्ञात करना है, यानी संगत बारंबारता जो होती है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, इसको देख करके बताना है कि किस श्रेणी में। ये देखिए, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है और ये फेल है। तो भाई केंद्र पर जितना बड़ा समानुपाती कोण होगा, बारंबारता उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये सोल्यूशन हमने यहाँ कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोण 180 अंश इन सब चारों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। ये सबसे बड़ा है, अतः पहला होगा। सेकेंड डिवीजन, द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक उत्तीर्ण हुए। द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है कि सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, सबसे कम ये है, ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम। तो 30 डिग्री है किसका? है तो ये 30 डिग्री फेल्ड का। लेकिन जब हम श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी होता है फर्स्ट होता है ना, सेकेंड होता है एंड थर्ड होता है। फेल्ड वाले की कोई श्रेणी नहीं होती है। तो हम इसको ना लेकर के हम इसको लेंगे 60 डिग्री। ये तो फेल्ड का है ना, ये फेल्ड का है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये 60 डिग्री किसका है? फर्स्ट का। तो इसका मतलब कि ये हो गया फर्स्ट में सबसे कम उत्तीर्ण हुए। ठीक है। थर्ड है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए, अनुत्तीर्ण की डिग्री जो है, संगत कोण है 30 डिग्री। तो उसका मान बताना है, यानी कि संगत बारंबारता पता करना है। संख्या बतानी है, इसका मतलब संगत बारंबारता पता करना है। तो संगत बारंबारता होता क्या है फार्मूले में? संगत बारंबारता बराबर हो जाएगा संगत कोण, केंद्र पर जो कोण बनता है, संगत कोण गुणे संपूर्ण बारंबारता, संपूर्ण बारंबारता और बटे में 360। तो यहाँ पर संगत कोण कितना है फेल्ड का? 30 डिग्री है। गुणे संपूर्ण बारंबारता कितनी है? देखिए, कुल संख्या कितनी है? 360 है। तो ये हो गया 360 अब बटे में 360, ये कट गया।
कितना आ गया 30, यानी कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। और लास्ट है चौथा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात। देखिए फर्स्ट डिवीजन में कितने थे, सबसे कम, और 60 डिग्री है तो संख्या आएगी 60। जैसे ये 30 डिग्री था, इसमें फेल वाले में 30 डिग्री तो 30 आया, 60 डिग्री होगा तो 60 आएगा। जैसे ये हल हुआ उसी तरह से हल कर देंगे, हो जाएगा। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर प्रथम श्रेणी का फर्स्ट का संख्या बटे सेकेंड का संख्या। फर्स्ट का संख्या प्रथम का 60, सेकेंड का संख्या 180 डिग्री तो 180 आएगा, काट देंगे 1, ये 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 1:3। ठीक है। तो इसी तरह से अगर कहीं पाई ग्राफ दिया हुआ है तो उससे कैसे आंकड़ों को ज्ञात करते हैं, यानी संगत बारंबारता, यानी उनकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इतना ही। आंकड़ों के प्रदर्शन में आप कभी कभी बार ग्राफ का हम लोग प्रयोग करते हैं, कभी कभी आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या बार ग्राफ और आयत चित्र एक ही है या अलग अलग है? आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि बार ग्राफ और आयत चित्र में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। तो समानता के नाम पर इसमें हम लोग जब इसको सवाल लगाएंगे, इसको जब देखेंगे तो उसमें कुछ सिमिलरिटी मिल सकती है, लेकिन मेन इसमें डिफरेंस होता है। बार ग्राफ में हम लोग दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों में किसी एक ही आंकड़े का प्रयोग करते हैं, जबकि आयत चित्र में दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों में हम 2 आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। बार ग्राफ में हम एक आंकड़ों को लंबवत ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित करते हैं। आयत चित्र में दिए गए आंकड़ों के अनुसार क्षैतिज यानी एक्स अक्ष पर हम वर्ग अंतराल को प्रदर्शित करते हैं। हमेशा एक्स अक्ष पर ही वर्ग अंतराल को प्रदर्शित किया जाता है और वाई अक्ष पर बारंबारता को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आयत चित्र में हम 2 आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, एक वर्ग अंतराल का प्रयोग कर रहे हैं और एक बारंबारता का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि बार ग्राफ में केवल एक ही आंकड़े। जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया है बार ग्राफ के लिए, ये श्रेणी लिखा है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है, इसी कक्षा में दिए गए छात्रों का आंकड़ा है। तो प्रथम श्रेणी में जो है 30% लड़के उत्तीर्ण हुए और सेकेंड डिवीज़न में द्वितीय श्रेणी में 60% लड़के पास हुए हैं, जबकि थर्ड डिवीज़न यानी तृतीय श्रेणी में 10% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब कह रहा है कि इसका दंड आरेख या बार ग्राफ खींचिए। आंकड़ा केवल एक ही दिया हुआ है, उत्तीर्ण प्रतिशत, इसी से हम बार ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, तो बार ग्राफ के लिए हम खींच लेते हैं आंकड़े, देखते हैं। इधर हम एक्स अक्ष पर कुछ नहीं करेंगे, यहां पर सीधे लिख देंगे प्रतिशत। प्रतिशत में 60% तक गया है तो यहाँ पे 10%, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। पहला हम लोग देख लें 30% है फर्स्ट डिवीजन। अब 30% को प्रदर्शित करने के लिए, बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ये 30% के लिए 30% यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग खींच दें, खींचते चलेंगे तो क्लियर रहेगा। इसको ऐसे मिला दें। फिर नेक्स्ट है
द्वितीय श्रेणी में 60%। तो द्वितीय श्रेणी यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, सटा करके भी खींच सकते हैं, लेकिन बार ग्राफ में अमूमन सटाना नहीं होता है, थोड़ा सा गैप देते हैं। तो सेकेंड वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं 60% यहाँ तक। इसको हम खींच लिए। ये हो गया सेकंड। और थर्ड डिवीजन है 10%। थर्ड के लिए हम लोग यहाँ ले लें और 10% यहीं आएगा। इसको खींच देते हैं। अब इसको हम कलर करना चाह रहे हैं, कलर कर देंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये हो गया, हमने इसको थोड़ा कलर कर दिया, अट्रैक्टिव हो गया। ये हो गया, देखिए बार ग्राफ। इसमें सिर्फ एक ही आंकड़ा, प्रतिशत का आंकड़ा हमने लिया है और उसी से बार ग्राफ का ड्रा कर दिया, इधर श्रेणी ले लिया। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं आयत चित्र। आयत चित्र में एक आंकड़े से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमको दो दो आंकड़े लेने पड़ेंगे। एक तो होगा वर्गंतराल और दूसरा होगा बारंबारता। तो वर्गंतराल को हम एक्स अक्ष पर यहाँ पे कर देंगे वर्गंतराल, और यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता के लिए हम लोग 2 6 4 2 ऐसे दिया है, तो 2 2 ऐसे लेते हैं। देखिए इसमें बार ग्राफ में हम यहाँ से छोड़ दिए, यहाँ से शुरू कर दिए, फिर एक खाना छोड़ दिए, यहाँ से कर दिए। लेकिन इसमें आयत चित्र में ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो बार बने हैं, जो दंड बने हैं, ये सटे होंगे। उसका कारण ये है कि देखिए वर्गंतराल में कोई क्रम टूटा नहीं है। 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, कोई क्रम टूटा नहीं है। इसका मतलब कि आयत जो बनेंगे वो सटे हुए होंगे। तो ले लेते हैं इधर वर्गंतराल में 0, यहाँ पे 10 कर देते हैं, 20 30 और 40। तो 0 से 10 के बीच में क्या है, बारंबारता 2 है। ये 0 से 10 यानी कि 0 से लेकर के 10 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा एक फिर उसके बाद 10 से 20 6, 10 से 20 यानी कि सटा होगा। 6 दिया है तो यहाँ तक जाएगा, है ना, यहाँ तक। फिर उसके बाद 20 से 30, 20 से 30 एकदम देखिए सटा हुआ जा रहा है, 4 है। फिर उसके बाद 2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 से 40 का। अच्छा, इसमें सटा होने का कारण हम लोग देख ही लिए, वर्गंतराल में कोई अंतराल कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए आयत भी सटा हुआ होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई कंडीशन, बार ग्राफ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसमें गैप भी कर देते हैं। इसको भी कलर कर देता हूं। तो ये हो गया आयत चित्र। इसमें देख रहे हैं ना, आयत सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठाकुर प्रकाशन में अध्याय 6 पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, वृत्त आरेख पर आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया है। अभ्यास में
क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये वर्ष दिया हुआ है 2011, 12, 13, 14, 15 और प्रशिक्षुओं की संख्या दी गई। क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त सारणी में एक संकेत, ये संकेत दिया हुआ है, इसके बराबर 100 प्रशिक्षु मानकर एक चित्र आरेख का मतलब होता है पिक्टोग्राफ बनाइए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, दिए गए आंकड़े से हमको एक पिक्टोग्राफ या चित्र आरेख बनाना है। तो चित्र आरेख हम लोग देख लें। देखिए, चित्र आरेख में वर्ष 2011 में 600 प्रशिक्षु हैं। तो एक संकेत जो है, एक संकेत बराबर 100 प्रशिक्षु दिया है, तो 600 के लिए हम लोग 6 प्रशिक्षु बनाएंगे। इसी तरह से 2012 में 500 है, तो 5 बनेगा, क्योंकि एक जो है 100 के बराबर है। ये हो गया। और 2013 में 700 है, इसमें 7 बनेगा। सीधा करा। ये 7 हो गया। फिर 2014 में 300 यानी कि 3 बनेगा। और 15 में 400 यानी कि 4 बनेगा इसमें। तो ये हो गया इसका चित्र आरेख या पिक्टोग्राफ। अब प्रश्न है कि वर्ष 2013 के कुल प्रशिक्षुओं के कितने संकेत निरूपित किए जाने। 2013 के कितने संकेत हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसमें कितने संकेत बनेंगे, कुल 7। ये आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के कुल प्रशिक्षुओं के कितने संकेत निरूपित किए जा रहे हैं। 2011 की बात हम करें तो 2011 में कितने संकेत हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हो जाएंगे, 6 संकेत होंगे। ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। सबसे पहला काम हमको इसका पिक्टोग्राफ बना लेना था। पिक्टोग्राफ बन जाएगा तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस गिन करके बता देना है कि कितने संकेत बनाए गए हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक का प्रतिशत निम्नमत है। राहुल किसी क्लास का लड़का है जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में परीक्षा दिया था। उसका प्राप्तांक प्रतिशत जो है वो यहाँ दिया। जैसे हिंदी में 85%, अंग्रेजी में 65, गणित में 60, विज्ञान में 75 और सामाजिक विज्ञान में 60% उसने पाया। उपर्युक्त आंकड़ों को बार ग्राफ द्वारा निरूपित करना, बार ग्राफ बनाना है इसका। तो बार ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर ये खींचा है। इसमें बार ग्राफ में करना क्या है, जो प्रतिशत दिया हुआ है, इसको प्रतिशत को हम y अक्ष पे ले लेंगे और x अक्ष पर बार को बना लेंगे, यानी कि जो दंड आरेख होगा उसको x अक्ष पर बना लेंगे। इसमें एक पैमाना हमने माना है, एक बड़ा खाना बराबर 10%।
तो ये बड़ा खाना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे कर दिया। 70, 80 और 90। पहला हिंदी में उसने पाया है 85%। 85 का मतलब हम यहाँ से ले रहे हैं पहला। 85 का मतलब देखिए ये पूरा 10 है, तो आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यानी कि 80 और 5 85, एक यहाँ पर हो जाएगा। इसको खींच देते हैं। ये हो गया 85%। उसके बाद है अंग्रेजी में कितना है 65%। तो 65 का मतलब एक हम देखिए ये छोड़ देंगे, बार ग्राफ में छोड़ देंगे एक खाना। यहाँ 65% यहाँ आएगा, इसको खींच देते हैं। ये हो गया 65%। उसके बाद गणित में 60% है। गणित में 60% यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया गणित में 60%। और विज्ञान में 75% है। विज्ञान में 75%, 70 कहाँ है यहाँ, 75 यहाँ आ जाएगा, तो इसको खींच देते हैं। और लास्ट में है सामाजिक विज्ञान में 60% इसका है, तो 60% यहाँ आ रहा है। सीधा करेंगे। 60% यहाँ के देते हैं। ये हो गया, ये परसेंट हो गया। और इधर हमने बार ग्राफ बनाया विषयों का। किस विषय का कौन सा है अभी क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। हिंदी हो गया, ये हो गया अंग्रेजी, उसके बाद है गणित, ये हो जाएगा विज्ञान, और ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, बस इसमें बस यही काम करना है। अब चाहे तो इसको कलर्ड भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में वृत्ताकार बगीचे में विभिन्न फूलों के पौधे लगे हैं, जिसमें आधे में गुलाब हो गया, एक तिहाई, ये एक तिहाई देखिए नोट आउट में इसमें बेला लगा है, तथा शेष भाग में गेंदा लगा है। शेष भाग में गेंदा लगा है के पौधे लगे हैं। इसको पाए ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। पाए ग्राफ यानी वृत्त आरेख होता है। वृत्त आरेख में हम केंद्र पर कोणों का बंटवारा करके इसका हम निरूपण करते हैं। तो ये कह दिया आधे भाग में यानी कि केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, तो आधा उसका यानी 180 डिग्री जो है उसमें गुलाब लग गया है। 180 डिग्री का मतलब हो गया अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग, अर्धवृत्त में गुलाब हो गया। एक तिहाई का मतलब कि 360 का एक तिहाई यानी कि 360 गुणे 1/3 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री में बेला लगा है, और जो शेष कोण बचेगा उसमें गेंदा। तो हम पहले क्या करें ना कि समानुपाती कोण निकाल लेते हैं कि केंद्र पर उनके समानुपाती कोण कौन कौन से बनेंगे। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ समानुपाती कोण। गुलाब के लिए कितना हो जाएगा 360, आधे भाग में है तो 360 का आधा कर देंगे यानी 180 डिग्री। एक तिहाई में बेला है यानी बेला के लिए क्या हो जाएगा 360 का एक तिहाई यानी 1/3, ये आ जाएगा
120 डिग्री। और शेष का हम नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को हम जब ड्रॉ कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो जो है गेंदा के लिए हो जाएगा। तो शेष को निकालें चाहे ना निकालें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये 300, यानी कि लास्ट का जो है 360 में से 300 अगर माइनस कर देते हैं तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। इसी को क्या करना है, वृत्त के अंदर ड्रॉ कर देना। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त बन गया। वृत्त के आधे भाग में यानी कि इसका व्यास खींचना है। व्यास कैसे, केंद्र से होकर जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये हम ऐसे खींच रहे हैं ताकि दूसरे एंगल को बनाने के लिए सपोर्टिंग लाइन मिल जाए। ये इसमें क्या लगा है, गुलाब, इसमें लगा है गुलाब। उसके बाद 120 डिग्री हम इससे चंदा से बना देते हैं। 120 यहाँ से काउंट करेंगे इधर और आ जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक के लिए हम पूरा तो बाहर तो खींचेंगे नहीं, यहाँ तक ऐसे बना देंगे। ये हो गया, ये 120। ये देखिए ये पूरा होगा 180 और ये हो जाएगा 120। और इसको नापेंगे ना तो देखेंगे कि ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें गुलाब लगा है, इसमें क्या लगा है, बेला, और इसमें गेंदा लगा है। थोड़ा सा इसको हम लोग कलर कर देंगे, लाइनिंग से ही कर दें। ऐसे तो यही हो गया इसका पाई ग्राफ, गुलाब, बेला और गेंदा के लिए। बस इसमें इतना ही। अगला प्रकाशन राधा प्रकाशन, जिसमें प्रश्न बैंक में हमने लघुत्तरी प्रश्न लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, बाकी के सब डिफिनीशन वाले हैं तो डिफिनीशन को हमने छोड़ा है। लघुत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3, वृत्ताकार रेखाचित्र में देखकर शिक्षा पर एवं मनोरंजन पर, किस पर, शिक्षा पर और मनोरंजन पर होने वाले व्यय को ज्ञात कीजिए यदि कुल व्यय 720 रुपये है। ये कह रहा है किस पर, शिक्षा पर और मनोरंजन पर। तो शिक्षा पर व्यय, फार्मूला हम लोग देखिए जानते हैं। जैसे शिक्षा पर व्यय कितना है, समानुपाती कोण कितना है, 70 डिग्री। तो ये हो गया 70 डिग्री। पूरा कोण 360 अंश गुणे कुल खर्च कितना है 720। इसी को हल करना है। तो ये काट देंगे इससे, 2 बार में कितना हो जाएगा, रुपया 140। ये तो हो गया शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर खर्च इतना हो गया 140 रुपये। अगला है मनोरंजन पर। मनोरंजन पर 50 डिग्री एंगल बना है, तो मनोरंजन पर खर्च जैसे ऊपर वाला लगा था ना, सेम प्रोसेस पर लगना है। विधि वही है। एंगल कितना है, समानुपाती कोण 50 डिग्री बटे में संपूर्ण कोण 360 और गुणे खर्च कितना है, कुल खर्च 720 रुपये। तो इसे काट देंगे 2 बार, यानी कि हो गया रुपया 100। तो ये दो आंसर होंगे। शिक्षा पर व्यय 140 रुपया और मनोरंजन पर व्यय 100 रुपया। ये 2 चीज़ पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित लेखा चित्र द्वारा बताइए
सबसे अधिक तथा सबसे कम व्यय किन मदों में है। ये पहले बार ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इधर देखिए दिया हुआ है रुपए और इधर बार बना हुआ है। कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम व्यय किन मदों में है। तो सबसे अधिक व्यय देखिए इसमें है ये, तो सबसे अधिक व्यय किस पर है, सबसे अधिक व्यय सबसे अधिक व्यय किस पर है, शिक्षा पर। और किन मदों में है, सबसे कम, सबसे अधिक शिक्षा पर और सबसे कम ये है ना, सबसे कम मकान पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे कम, यहाँ हो जाएगा मकान पर। ठीक है। अब 250 रुपये का व्यय किस मद पर होता है। अब इसमें देखिए 250 रुपये किस पर है, 250 रुपये यहाँ है ना, 200 है और 300 है, तो इसके बीच में यहाँ पे 250 रुपये होगा। तो ये 250 रुपये किस पर हो रहा है, इस पर, कपड़ा पर। तो किस पर हो जाएगा, 250 रुपये का व्यय कपड़े पर है, कपड़े पर है। बस यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परिवार का व्यय 3600 रुपये है। मासिक व्यय को संलग्न वृत्ताकार लेखाकार द्वारा निरूपित किया गया है, इसकी सहायता से बताइए। ये 3600 रुपये एक महीने का खर्च किस मद पर कैसे कैसे है, ये समानुपाती कोण द्वारा बताया गया है। तो इसकी सहायता से बताना है कि भोजन पर व्यय कितना होगा। देखिए कुल व्यय जो है 3600 रुपये, भोजन या राशन, इसको भोजन भी, राशन का मतलब भोजन। समानुपाती कोण 150 डिग्री, तो समानुपाती कोण 150, संपूर्ण कोण 360, कुल व्यय 3600 काट देंगे तो 10, यानी कि भोजन पर व्यय जो होगा रुपया 1500। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा पर व्यय कितना हुआ। शिक्षा का समानुपाती कोण कितना है, 70 डिग्री, समानुपाती कोण 70, संपूर्ण कोण 360 और संपूर्ण व्यय 3600 रुपये। काट देंगे तो ये हो जाएगा रुपया 700, ये आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रकाशन, राखी प्रकाशन। तो राखी प्रकाशन में सवाल हल करने के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है और कुछ डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन को मैं छोड़ करके ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। हाँ, मैं ऐसी बुक में ही कर दे रहा हूँ। तो आंकड़ों के आलेखी निरूपण का उपयोग होता है, मतलब जो आंकड़े हैं उसका आलेखी निरूपण किस उपयोग के लिए होता है। तो आंकड़ों को सरल बनाने में सही है, समझने एवं सरल बनाने में ये भी सही है, आकर्षक बनाने के लिए ये भी सही है। तीनों सही हो गया तो इसका मतलब कि उपरोक्त सही, ये ऑब्जेक्टिव डी सही होगा। चित्रालेख तकनीक का विकास किया था डॉक्टर ऑटो न्यूरथ, ये तो डिफिनीशन पर ही है, फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना है। दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती है किसके, संगत बारंबारता। हम लोग वाई अक्ष पे बारंबारता को लेते हैं और एक्स अक्ष पर दंडारेख को बनाते हैं। तो दंडारेख की जो ऊंचाई होती है बारंबारता के समानुपाती है, जितनी जिसकी बारंबारता होती है उस दंड की ऊंचाई उतनी ही होती है, तो संगत बारंबारता के हो जाएगा। पाई चार्ट में त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के होते हैं क्या, समानुपाती होते हैं। ये डिफिनेशन में ही है, समानुपाती होते हैं और जो कोण बनता है समानुपाती कोण बोलते हैं उसको।
निम्नांकित में चौड़ाई नहीं होती है। दंड चित्र में इसमें तो चौड़ाई होती है, आयत चित्र में इसमें भी चौड़ाई होती है, रेखा चित्र में चौड़ाई नहीं होती है। रेखा चित्र में जो भी हम आरेख खींचते हैं उसकी चौड़ाई नहीं होती है। लेखा चित्र की रचना में कौन सी बात आवश्यक है? एक्स अक्ष पर एक प्रकार के आंकड़े, वाई अक्ष पर दूसरे प्रकार के आंकड़े, उचित पैमाना और उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी होगा भाई। एक्स अक्ष पर एक ही आंकड़े देते हैं, चाहे वर्ग अंतराल ले लें और चाहे और कोई दूसरा चीज़ ले लें, और वाई अक्ष पर दूसरा चीज़। वाई अक्ष पर अक्सर करके बारंबारता लेते हैं। और फिर इसको निरूपित करने के लिए जैसे एक बड़ा खाना बराबर कुछ मान लेते हैं, तो पैमाना भी मानते हैं। इसका मतलब कि ये सभी जरूरी है। पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है किसका? स्तंभ आरेख, तो ये नहीं है। रेखीय आरेख, ये भी नहीं है। वृत्तीय आरेख, यानी इनमें से कोई नहीं। पिक्टोग्राफ जो है इनमें से कोई नहीं होगा। पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। केंद्र पर बने कोण कितने हैं? 360 या 360 पर होगा। अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण किया जा सकता है पिक्टोग्राफ द्वारा, कर सकते हैं। पाईग्राफ द्वारा इसको भी कर सकते हैं। स्तंभ आरेख द्वारा इसको भी कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रतिशत आंकड़ों को निरूपित करते हैं। देखिए, प्रतिशत आंकड़ों को पाईग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। पाईग्राफ द्वारा उसमें देखिए केंद्र पर जो है संगत समानुपाती कोण निकालते हैं, तो कौन भाग कितना प्रतिशत है उस पाईग्राफ द्वारा स्पष्ट होता है। किसी शहर की जनसंख्या के निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं? किसी शहर की जनसंख्या को अगर निरूपित करना है तो पाईग्राफ द्वारा करते हैं, तो ये होगा। पिक्टोग्राफ को प्राय प्रदर्शित किया जाता है प्रतीक द्वारा, चित्र द्वारा, दोनों ए व बी। देखिए, पिक्टोग्राफ को किसी चिन्ह प्रतीक द्वारा भी कर सकते हैं, चित्र द्वारा भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों सही होगा। कोणीय आरेख जिसमें कोण बनता है, यानी कि पाईग्राफ। किसी राज्य के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर को निरूपित करते हैं, ये तो बार ग्राफ से होगा, हालांकि आंसर में पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है बार ग्राफ द्वारा। अगला प्रकाशन है साहित्य प्रकाशन, जिसमें अध्याय 8 पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, वृत्तारेख का क्रियात्मक प्रश्न। क्रियात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। विजय ने मासिक खर्च को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया। इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया। ये पाई चार्ट है, इसमें अलग अलग एंगल करके दिया है। 50 डिग्री, 20 डिग्री, 50, 60, 70, 40, 120। ये बचत का है, ये मनपसंद कार्य का है, कपड़ों पर है, पुस्तकों पर खर्च है, दान में खर्च है, मनोरंजन में खर्च है। तो क्वेश्चन है कि पाई ग्राफ देखकर उत्तर दीजिए। क्या उत्तर देना है कि सबसे अधिक खर्च किस मद पर किया गया। सबसे अधिक खर्च किस मद पर किया गया, इसको पता करने के लिए देखिए, पाई चार्ट में केंद्र पर बड़ा एंगल बड़ा मान, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका मान ज़्यादा होगा, जिसका एंगल छोटा होगा उसका मान छोटा होगा। तो इसमें देखिए किस तरह से है ये एंगल में। देखें, समानुपातिक कोण जो है 20 डिग्री इज लेस देन 50 डिग्री, इज लेस देन 40 डिग्री पहले कर दें, फिर इज लेस देन 50 डिग्री, इज लेस देन 60 डिग्री, इज लेस देन 70 डिग्री एंड इज लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें सबसे अधिक खर्च किस मद पर, तो 120 डिग्री जो जिसका बना होगा सबसे अधिक खर्च उसी का होगा। 120 है किसका? 120 जो है मनोरंजन पर, तो सबसे अधिक खर्च मनोरंजन पर सबसे अधिक खर्च। अच्छा, दूसरा प्रश्न है सबसे कम खर्च किस मद पर किया गया। तो सबसे
देखिए सबसे छोटा एंगल 20 डिग्री तो है, ये तो है, लेकिन ये बचत का है, ये खर्च का नहीं है। उसके बाद ये 40 डिग्री पर आते हैं, तो 40 डिग्री जो है दान में खर्च किया गया है। तो सबसे कम खर्च दान में किया गया, दान में किया गया। ठीक है। 2 है, आरेख वर्ष 2011 से 15 में सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा दर्शाता है। उपयुक्त दंड आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम लोग दंड आरेख को देख लेते हैं। ये दंड आरेख है, यहाँ गेहूं दिया हुआ है 1000 टन में, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहीं पर पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। तो वाई अक्ष पर हमने 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 टन को इधर दिया हुआ है। और 2011 में ये आरेख बनाया हुआ है, दंड आरेख, ये सभी दंड आरेख 11 से लेकर के 15 तक बनाया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो ये, इसको अगर हम देखें तो ये दंड आरेख सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है और कितनी है, यहाँ तक है। तो किसकी है, 2014 में लिखेंगे। 2014 में किस वर्ष, 2014 में, ये तो पहले का उत्तर हो जाएगा। गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी, तो कितनी है, 30,000 टन। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 टन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। सेकेंड है, किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। न्यूनतम कह रहा है, तो सबसे छोटा जो दंड आरेख होगा उसे वो न्यूनतम होगा। तो ये देखिए सबसे छोटा है, कितना, 15,000 टन का है। तो यहाँ पर किस वर्ष में है, 2011 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2011 में सबसे कम 15,000 टन, 15,000 टन गेहूं खरीदा गया। वर्ष 2015 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, 2015 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये देखें 20 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 2015 में 20,000 टन गेहूं खरीदा गया। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें इतना ही, ये सब आंसर हो जाएंगे।